विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज, उसमें आज मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आंसर क्या होते हैं। तो जैसे खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, तो आंसर 2011-12। 2011-12 खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या, बेस ईयर, बेस ईयर बोलते हैं आधार वर्ष को, क्या है 2011-12। दूसरा क्वेश्चन, खान और खनिज अधिनियम 1957 कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1958 को हुआ था। खान और खनिज अधिनियम 1957, अधिनियम मतलब एक्ट, अधिनियम मतलब कब लागू हुआ था, 1 जून 1958 को। खनिज उत्पादन की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र समाहित किए जाते हैं, तो समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न ढाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसके उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास है। संपूर्ण शक्ति किसके पास है, ऑफ शोर जो एरिया होंगे ना, जैसे महाद्वीपीय मग्न ढाल पर कुछ मिल गया या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में कुछ मिल गया, मैंने बताया था आपको 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, है ना। तो अगर वहां पर उत्खनन के और नियमन करने की जो संपूर्ण शक्ति वो केंद्र के पास है, तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से अपतटीय यानी ऑफशोर क्षेत्र में किस किस को समाहित किया था, समुद्री क्षेत्र को, महाद्वीपीय मग्न ढाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसके उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास। अगला, खान और खनिज अधिनियम 1957 को कितनी बार संशोधित किया गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार संशोधित किया गया। 1972 में, 1986 में, 1994 में, 1999 में और 2004 में। 2004 में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगला, विविध खनिजों के भंडार एवं संसाधन वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित होते हैं, तो यूएनएफसी पद्धति, 1 अप्रैल 2015 पर। विविध खनिज के भंडार एवं संसाधन वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित होते हैं, तो यूएनएफसी पद्धति 1 अप्रैल 2015 पर। 1 अप्रैल 2015 में जो यूएनएफसी पद्धति रही होगी उसी पर हमारे खनिज के भंडार और संसाधन वर्गीकरण होते हैं आधारित। क्लियर हो गया। अगला, भारत में खनिज की खोज और विकास के लिए उत्तरदायी संगठन कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, MECL, खनिज मतलब मिनरल्स, अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन, सी मतलब कॉर्पोरेशन, L मतलब लिमिटेड, यानी मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MECL। तीसरा हो गया भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो। और चौथा हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम। तो भारत में खनिज की खोज और विकास के लिए उत्तरदायी संगठन कौन कौन से हो गए, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, दूसरा हो गया खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL, तीसरा हो गया भारतीय खान ब्यूरो और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम। अगला, GSI की स्थापना कब की गई, आंसर 1851 में। GSI फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1851 में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL की स्थापना वर्ष क्या है और मुख्यालय कहाँ है, तो 1972 में स्थापना हुई, नागपुर इसका मुख्यालय है। तो नागपुर किस किस का मुख्यालय हो गया भाई, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, MECL का मुख्यालय नागपुर, नीरी का मुख्यालय नागपुर। नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का मुख्यालय भी कहा, नागपुर। कोई और मुख्यालय बताया था मैंने नागपुर, हाँ जी, RSS का भी। चलो अगला, भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है, तो छोटा नागपुर पेटी। कौन सी, छोटा नागपुर पेटी जो है खनिज मानचित्र के अनुसार छोटा नागपुर पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है। अगला, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर उपमा किसे प्रदान किया जाता है, मैंने कहा रूर जर्मनी में है, तो भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर को। इसको बोलते हैं
भारत की लौह इस्पात पेटी की संज्ञा किससे दी जाती है, किस खनिज पेटी को दी जाती है? तो आंसर छोटा नागपुर पेटी को दी जाती है। किसको? छोटा नागपुर पेटी को दी जाती है। भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे विपन्न भाग कौन सा है? तो उत्तरी मैदान। उत्तरी विपन्न मतलब यहां मिलता ही नहीं है खनिज, ठीक है। चुंबक लगा के अगर ढूंढोगे तो लोहा चिपक ही जाएगा उसमें, रेत में, पर उत्तरी मैदान जो है वो विपन्न है खनिज संपदा की दृष्टि से। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की। 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस खनिज नीति ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया। पहले कौन सी खनिज नीति चल रही थी? 2008 वाली। अब कौन सी चल रही है? 2019 वाली। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 का प्रमुख उद्देश्य जो है वो निजी निवेश को आकर्षित करना तथा अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। इस नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिए जाने का भी प्रस्ताव है। खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही खनिज के परिवहन के लिए तटीय और अंतर्देशीय जल मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पर आप देख रहे होंगे, पहले हम 4 ही नेशनल वाटरवे पढ़ते थे, अभी वाटरवेज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों बना रहे हैं? खनिजों को इधर से उधर, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वाटरवेज। समझ में आ गया? अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 29 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी प्रदान की गई। कब? 29 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर देश में अन्वेषण गतिविधि को तेज करना है, जिससे देश के खनिज संसाधनों यानी गैर कोयला और गैर ईंधन खनिज संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल हो सके तथा इस क्षेत्र का अंशदान देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जा सके। अगला, मार्च 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेल्प मतलब होता है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेल्प मतलब न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी नीति का स्थान लेने हेतु हेल्प यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। तेल एवं गैस के अन्वेषण हेतु नेल्प की व्यवस्था सन 1999 में से प्रभावी थी। अब नेल्प की जगह आ गया क्या? हेल्प। हेल्प मतलब हाइड्रोकार्बन, नेल्प मतलब न्यू। नेल्प के एन का मतलब न्यू था, हेल्प के एच का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। वर्ष अगला है, वर्ष 2019-20 में कुल खनिज निर्यात में हीरे का हिस्सा सर्वाधिक था। ये कितना था? 73.83। हीरा मतलब तराशा हुआ हीरा ज्यादा। कौन सा? कच्चा हीरा नहीं बेचते हम, तराशा हुआ हीरा बेचते हैं। वर्ष 2019-20 के वैश्विक खनिज निर्यात में शीर्ष 5 स्थान धारक राष्ट्र कौन कौन से थे? तो खनिज निर्यात में नंबर 1 पे यूएसए था, जो संपूर्ण विश्व का 27.87% खनिज क्या कर रहा था? निर्यात कर रहा था। दूसरे नंबर पे हांगकांग था 24.79%। तीसरे नंबर पे चीन था 11.57%। चौथे नंबर पर बेल्जियम था 7.97% और 5वें नंबर पर यूएई था 6.02%। क्लियर हो गया? अगला है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है, जो अत्यधिक धात्विक है, जिसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा, सीसा, टंगस्टन ये सारे खनिज प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। पॉइंट है, विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। इसीलिए देखा होगा सीमेंट फैक्ट्रियां जो होंगी वो इसके अगल बगल होंगी। जहां पर चूना होगा वहां सीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। अगला, ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ललितपुर में क्या बनाई जाती हैं? ललितपुर झांसी सुने हो? उत्तर प्रदेश में पड़ता झांसी, उसी के बगल में ललितपुर। ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाई जाती हैं।
राजस्थान की नाथरा की पाल, एक जगह है नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारत खनिज का हृदय स्थल संज्ञा प्रदान की जाती है। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछ लिया 2006 में कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। एशिया का श्रेष्ठ जिंक और सीसा भंडार कहां मिलता है, तो भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुर अगुचा क्षेत्र में। कहां पर? रामपुर अगुचा क्षेत्र। जिंक और सीसा, जिंक और लेड, यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की भी स्थापना की है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर सांबर झील के पश्चिम भाग में मकराना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस मकराना संगमरमर से ही सुप्रसिद्ध ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। अगला है, गार्नेट का संबंध रूपांतरित चट्टान से है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से होता है। किसका? गार्नेट जो है वो एक इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिक रूप है। रूपांतरण मतलब मेटामॉर्फिज्म, है ना। अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश और उसके बाद राजस्थान है। माइका, अभ्रक मतलब माइका, प्रेस के अंदर देखा होगा आपने, माइका शीट होती है, एज एन इंसुलेटर यूज की जाती है। प्रेस खोलना आज घर जाके, माइका की 2 शीटों के बीच में नाइक्रोम वायर होगी। नाइक्रोम गर्म होती है तो माइका भी गर्म होती है। तो हीट के लिए तो वो सुचालक है, लेकिन करंट के लिए क्या है? विद्युत के लिए कुचालक है। करंट नहीं लगता है। अगर माइका शीट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नाइक्रोम वायर लगा देंगे, चिपक जाओगे आप प्रेस में। 2 तरह से क्षति पहुंचेगी, एक तो जलोगे, दूसरा चिपक जाओगे। खींच लेगी कौन? करंट। अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। अगला, भंडारा जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, जिले में मैग्नीज की प्राप्ति होती है, जबकि नेल्लौर आंध्र प्रदेश से अभ्रक मिलता है। भंडारा महाराष्ट्र से मैग्नीज, जबकि नेल्लौर आंध्र प्रदेश से अभ्रक मिलता है। आईएएस में पूछ लिया भाई, बहुत साल पहले, तब पैदा नहीं हुए थे आप, 1997 में। डाली राजहरा पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में पड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। डाली राजहरा पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? एक जगह पड़ती राखा खान, कौन सी? ये झारखंड में पड़ती है राखा खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई अमरकंटक का पठारी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ अमरकंटक का पठारी क्षेत्र। अमरकंटक याद है ना? अमरकंटक की पहाड़ियां, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, वहीं अमरकंटक का पठारी क्षेत्र जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। अगला, उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। बहुत अल्प मात्रा में महाराष्ट्र में भी उत्पादन। तो क्रोमाइट जो है 99% मेरे ख्याल से उड़ीसा से ही निकालते हैं। कितना? देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां से टिन उत्पादन किया जाता है। टिन उत्पादन कहां से होता है? छत्तीसगढ़ से। इसलिए टिन महंगा भी है भाई, है ना। जैसे लोहा आप खरीदोगे तो लोहे में नुकसान होता है, मतलब बाद में जो बिकता है वो कबाड़ के भाव बिकता है। टिन जो है वो हमेशा प्रॉफिट देता है। टिन की शीट्स ले लो, बाद में भी ठीक ठाक रेट मिलता है उसमें, कबाड़ में भी बेचोगे। अगला, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? धात्विक इग्नियस रॉक्स में और अधात्विक परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के से संबंधित खनिज क्या है? आंसर कैडमियम और पारा। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग से संबंधित खनिज कौन सा है? कैडमियम और पारा। आणविक खनिजों में कौन कौन से खनिज शामिल होते हैं? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट और इल्मेनाइट। ध्यान रखना, ग्रेफाइट को भी रखते हैं उसमें। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हैवी मशीनरीज हैं तो उसमें एज एन लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट चूर्ण। जो बड़ी मशीनरीज होती हैं उसमें इंजन ऑयल नहीं डालते हैं, ग्रीस नहीं लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं? ग्रेफाइट का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है एज एन लुब्रिकेंट, ठीक है, ताकि घिसे ना, घिसावट कम हो मशीनों में। लेकिन मैंने ग्रेफाइट की रॉड्स जो है एज एन मॉडरेटर भी यूज करते हैं हम न्यूक्लियर भट्टी में, पता है।
ईंधन खनिज कोयला और तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, कोयला भी और पेट्रोलियम भी। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न किस युग की क्रम की चट्टानें हैं? तो आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, यूरेनियम आदि किस क्रम की चट्टानों से जुड़े हुए हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, यूरेनियम कहां मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। भवन निर्माण संबंधी चट्टानों की अतिरिक्त सीमेंट की कच्ची सामग्री का स्रोत किस युग की चट्टान है? आंसर विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन युग की चट्टान है। किस युग की? विंध्यन युग की। धारवाड़ क्रम के ही अरावली क्रम में तांबा, सीसा तथा जस्ता किस रूप में मिलते हैं? शिराओं में मिलते हैं, वेन्स के रूप में मिलते हैं। किस रूप में? शिराओं के रूप में मिलते हैं। धातु उद्योग के महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ? आंसर पुराकल, पैलियोजोइक इरा में हुआ। देश के महत्वपूर्ण कोयला निक्षेप समाहित हैं गोंडवाना युग के बलुआ पत्थर प्रधान चट्टानों में। अब याद रखना, कोयला जो है वो गोंडवाना युग। कौन सा कोल? गोंडवाना कोल। देश के महत्वपूर्ण कोयला निक्षेप कहां है? गोंडवाना युग की बलुआ पत्थर प्रधान चट्टानों में है। शीशा क्या है? विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? कुचालक है। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है शीशा। शीशा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? लौह इस्पात में। लेड का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है? लौह इस्पात में होता है। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र परिसर कौन सा है? आंसर नालको, नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा में। नालको कहां? ये पढ़ना है आपने, नालको, हिंडालको, बालको, है ना। अगला, एशिया की बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क खान कौन सी है? तो बैलाडीला खान, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। बैलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, नक्सलिस्ट एरिया है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क मिलता है एक तो कुद्रेमुख कर्नाटक में, सलेम तमिलनाडु में, कोझिकोड केरल में। कालीकट का आधुनिक नाम क्या है? कोझिकोड। कालीकट जहां जमुरिन आया था, सॉरी जहां वास्को डी गामा आया था, जहां का राजा जमुरिन था, है ना। चलो जी आगे। आगे बताना है मैंने आपको, और कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। लौह अयस्क का वितरण किस युग की चट्टानों में मुख्यतः संकेंद्रित है? तो धारवाड़ युग की चट्टानों में। किसमें? धारवाड़ युगीन चट्टानों में आयरन ओर का वितरण है। तांबे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा और गुजरात। उड़ीसा और गुजरात में। गोवा में लौह अयस्क खनन का विकास किन कारणों से हुआ है? तो मार्मगोवा पत्तन तथा सस्ते जल परिवहन की सुविधा के कारण। मार्मगांव पत्तन है ना, पोर्ट है एक, वहां से निर्यात करते हैं लोहा। तो गोवा में लौह अयस्क खनन का विकास किन कारणों से हुआ? आंसर मार्मगोवा पत्तन और सस्ते जल परिवहन की सुविधा के कारण। बोकारो इस्पात संयंत्र को किस खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, आपूर्ति होती है? आंसर किरीबुरू, झारखंड। किरीबुरू। कौन सा? बोकारो इस्पात संयंत्र में जो आयरन ओर आता है वो कहां से आता है, या लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? तो किरीबुरू, झारखंड से। प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बरामजादा, कौन सा? बरामजादा समूह किस प्रदेश में स्थित है? आंसर झारखंड में। यहां पर भारत के किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? तो चीन और जापान को। चीन और जापान को। भंडारा जिला महाराष्ट्र में किसका प्रमुख निक्षेप पाया जाता है? तो भंडारा में पाया जाता है मैग्नीज का। मैग्नीज अयस्क का निक्षेप पाया जाता है कहां? प्रकृति में मैग्नीज किस रूप में पाया जाता है? तो प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में। प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में प्रकृति में मैग्नीज पाया जाता है।
फेरोमैग्नीज किसका मिश्र धातु है? लोहा और मैग्नीज का। साइलोमिलन किसका अयस्क है? मैग्नीज का। साइलोमिलन किसका अयस्क है? मैग्नीज का। भारत अपने मैग्नीज का सर्वाधिक भाग किस देश को निर्यात करता है? आंसर चीन और इंडोनेशिया को। किसको? चीन और इंडोनेशिया को। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ये IMYB जो ईयरबुक है मिनरल्स वाली, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भंडारण की दृष्टि से सर्वोच्च मैग्नीज भंडारक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा भंडार जो है मैग्नीज के वो कहां पर है? उड़ीसा में। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का। किसका? गंगापुर, बोनाई और कालाहांडी किसका उत्पादक क्षेत्र है? मैग्नीज का। किसी लौह प्रस्तर में कितने प्रतिशत मैग्नीज की उपस्थिति में वह मैग्नीज होगा? आंसर 40%। अगर 40% मैग्नीज है तो मैग्नीज का ओर होगा। बॉक्साइट मूलतः क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। बॉक्साइट क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही बॉक्साइट कहते हैं। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही बॉक्साइट कहते हैं। यदि किसी लौह प्रस्तर में 5% से कम मैग्नीज होता है तो उसे कहते हैं लोहा। यदि किसी लोहे के पत्थर में 5% से कम मैग्नीज है तो उसको क्या कहते हैं? लोहा। लोहा, मैग्नीज एवं निकिल में किसका योगदान इस्पात बनाने में किया जाता है? किसका योगदान इस्पात बनाने में सबसे कम होता है? निकिल का। किसका? निकिल मिलाया जाता है ना इस्पात बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। निकिल का प्रयोग सबसे कम होता है। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967। खेतड़ी, सिंघाना एवं दरीबो क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। खेतड़ी जो है तांबा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यहीं से निकालते थे लोग तांबा। डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में 27%। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के हिसाब से बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में। लौह इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह के रूप में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? आंसर डोलोमाइट का। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रित रूप है? तांबे और सोने का। रोल्ड गोल्ड, क्या बेवकूफा सोना इसी को बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड को ही बोलते हैं शायद, बेवकूफों का सोना। चेक करो, आते हैं ना बस में, सोने से कम नहीं, खो जाए गम नहीं, चेन लो, चेन पहन लो, सोने की सुंदर चेन होती है। क्या होता है? रोल्ड गोल्ड होता है मेरे ख्याल से, तांबा और सोना। नहीं भाई, सोना होगा तो फिर तो बड़ा महंगा हो जाएगा। वो तो पायराइट होता है, बेवकूफों का सोना, झूठा सोना। क्या है? पायराइट को बोलते हैं। ये तो रोल्ड गोल्ड है, सॉरी, ये अलग है भाई। जिसमें सोना मिलेगा वो तो महंगा होगा, 10 रुपए में तो नहीं मिलेगी वो चेन, 20 रुपए में। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रित रूप है? तांबे और सोने का। रोल्ड गोल्ड, तांबा और सोना। यांत्रिक सभ्यता की धुरी उपमा किस खनिज को प्रदान की जाती है? लौह खनिज को। यांत्रिक सभ्यता की धुरी कौन है? लौह खनिज। किस राज्य में सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पादन प्रारंभ हुआ था? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। क्लियर हो गया? इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? 10 अगस्त 2016 को भारत का प्रथम निकिल धातु उत्पादक संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? घाटशिला, झारखंड में। निकिल धातु उत्पादक संयंत्र कहां पर है? घाटशिला, झारखंड में। विश्व का सबसे बड़ा और एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहां पाया जाता है? आंसर मंगापेट या मंगमपेट, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। सबसे बड़ा और एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहां पर है? मंगापेट या मंगमपेट, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। बाइराइट्स किसका खनिज रूप है? बेरियम सल्फेट का। बाइराइट्स के उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा।
बायराइट्स के शीर्ष 2 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भारत विश्व का 10.18% क्रोमाइट का उत्पादन करके विश्व में कौन सा स्थान रखता है? क्रोमाइट में तीसरा। क्रोमाइट में तीसरा। वर्ष 2019-20 में क्रोमाइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन था? उड़ीसा। नवंबर 2010 में भारत सरकार ने लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन किया था? एम.बी. शाह, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एम.बी. शाह। बिहार में अमझोरे किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर पाइराइट्स। अमझोरे पाइराइट्स के लिए। इसके लिए भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित विभाग कौन सा है? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय कागज पे कोई काम लिखत पढ़त नहीं करता है, पेपरलेस, डिजिटल सारा। कैसा? कंप्यूटर में। कोयला किस प्रकार के शैलों में पाया जाता है? अवसादी शैलों में पाया जाता है। अवसादी शैलों के मध्य में होता है। भारत में कोयले की प्राप्ति किस युग की चट्टानों से होती है? गोंडवाना एवं टर्सरी काल के चट्टानों से प्राप्त होती है, गोंडवाना कोल। भारत में सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण युग किस युग के कोयले की चट्टानें हैं? गोंडवाना काल के। 98% चट्टानें जो हैं वो गोंडवाना काल की। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा? नीली लौ के साथ जलता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है? आंसर बिटुमिनस प्रकार का है। एंथ्रासाइट से नीचे बिटुमिनस। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। तीसरे नंबर का कोयला जो है भूरा कोयला, लिग्नाइट है ना। ABL बताया था मैंने, ABLP। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट जो है वो भूरा कोयला है। अच्छा जी, आधुनिक ढंग से भारत में सर्वप्रथम कोयला कहां निकाला गया था? तो रानीगंज की खानों से निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में, 1744 में। कब भाई? 1744 में। देश में टर्सरी युग का कोयला लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 2%। देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी का रानीगंज क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। 35% कोयला यहीं पर है। देश का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल, 35%। टर्सरी युगीन कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो माकूम असोम में, नेवेली तमिलनाडु में, पलना राजस्थान में। नेवेली ताप विद्युत गृह IAS का क्वेश्चन है, कहाँ है? तमिलनाडु में। तीसरे किस्म का कोयला मिलता है यहाँ पे, कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का कोयला। उसको जलाकर बिजली पैदा की जाती है नेवेली में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ अनुमानित है? तो मन्नारगुड़ी तमिलनाडु में। कहां पर? मन्नारगुड़ी तमिलनाडु में। देश में कोयले के कुल संचित और प्रमाणित भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो झारखंड का है। किसका? झारखंड का है। गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी। उसके अगल बगल आपको क्या मिलेगा? कोयला। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला खाने अवस्थित हैं? झारखंड में 113 खाने हैं, पश्चिम बंगाल में 72 खाने हैं, मध्य प्रदेश में 61 खाने हैं। कितने? 61 खाने। विश्व कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा। गोंडवाना कोयला किन 3 भूगर्भिक संरचनाओं से संबंधित है? निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना समूह की चट्टानों से। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, 1975। कोल इंडिया लिमिटेड। तापीय संयंत्र कुल कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उपभोग करते हैं? 83.8%। कितना? 83.8% कोयला तापीय संयंत्र यूज कर रहे हैं। भारत द्वारा वर्ष 2020-21 में किस देश को कोयले का सर्वाधिक निर्यात किया गया? नेपाल को, 74.74%। सर्वाधिक निर्यात किसको करता है भारत? नेपाल को। क्योंकि दूर करेंगे अगर महंगा हो जाएगा कोयला। अगल बगल के देशों में कोयला करेंगे तो क्या होगा? जितना दूर भेजोगे
कॉस्ट ऐड होती रहेगी। अब आप अगर अर्जेंटीना को भेजोगे कोयला तो बहुत महंगा हो जाएगा। भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है? गैर कोकिंग, यानी धातुकर्मी उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, गैर कोकिंग। टर्सरी कोयले में राख तथा गंधक की मात्रा सामान्यतः कितने प्रतिशत होती है? आंसर 20 से 35% और 2 से 7%। 20 से 35% राख और 2 से 7% गंधक। अगला, किस प्रकार के कोयले को कोकिंग कोयला कहते हैं? आंसर एंथ्रासाइट। कौन सा? पीट कोयले का निर्माण कहां होता है? दलदलों में। जहां दलदल होगा वहां पीट कोयला मिलेगा। गैस बनाने के लिए कौन सा कोयला प्राप्त होता है? केनेल, केनेल कोयला, यानी कड़ा भूरा बिटुमिनस। तारकोल क्या है? यह हवा के अभाव में कोयले के अपर्याप्त दाह से बचा अवशिष्ट पदार्थ है। तारकोल क्या है? हवा के अभाव में कोयले के अपर्याप्त दाह से बचा अवशिष्ट पदार्थ। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860 असोम में। सर्वप्रथम तेल की खुदाई कब और कहां पर की गई थी? तो माकुम क्षेत्र 1867 और डिगबोई 1889। पहले डिगबोई पढ़ते थे हम, अब पढ़ रहे हैं माकुम क्षेत्र 1867 और फिर डिगबोई 1889। देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब हुई? ये तो कई बार क्वेश्चन बनता भाई। 1956 यूजीसी और ओएनजीसी। यूजीसी 53 में बनी, पर 56 में उसको एक्ट बनाया गया, कुछ ऑटोनॉमी दी गई उसको, कुछ है ना। तो 53-56 पढ़ते हैं यूजीसी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ओएनजीसी में पढ़ते हैं 1956। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? आंसर ब्रिटेन की बर्मा शैल कंपनी एवं भारत के संयुक्त प्रयासों से। बॉम्बे हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब हुई थी? ओएनजीसी के प्रयास से 1976 में। विश्व की विशालतम पेट्रोलियम शोधनशाला कौन सी है? आंसर रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला, जामनगर, मोती खावड़ी, पर्टिकुलर जगह का नाम है मोती खावड़ी। इस संस्थान के 3-4 बच्चे वहां पे क्या हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इसलिए पता है मुझे। मोती खावड़ी, जामनगर, गुजरात, 1999। अपतटीय क्षेत्र खनन विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में क्या प्रावधान है? तो भारत के समुद्री क्षेत्र एवं महाद्वीपीय ढाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री खोजों में खनिज उत्खनन हेतु संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के पास है और रहेगी। तेल कुएं सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? बैथोलिथ और लोकोलिथ चट्टानों के नीचे तथा सिल्ट के ऊपर, सिल्ट के ऊपर। कोयला नियंत्रक संगठन यानी कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीसीएल के बारे में बता रहा हूं मैं। कोयला नियंत्रण संगठन यानी कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, सीसीएल, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। मुख्यालय कहां है सीसीएल का? कोलकाता में। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? धनबाद में है, रांची में, बिलासपुर में, नागपुर में, कोठागुडेम में, संबलपुर में और आसनसोल में। इस संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। दूसरा, यह संगठन नियमित आधार पर कोयला आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार का यह कोयला आंकड़ों को प्रदान करने वाला एक प्रमुख अभिकरण है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भारत सरकार के लिए कोयला आंकड़ों को प्रदान करने वाला एक प्रमुख अभिकरण कौन सा है? सीसीएल है, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा काम है इसका, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति, नोटिफिकेशन के प्रति किसी आपत्ति का भी निस्तारण करता है। आईएएस वालों ने पूछ लिया 2022 में कि कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का निस्तारण कौन करता है? आंसर सीसीएल करता है, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कोलकाता। क्लियर हो गया? भारतीय तेल निगम लिमिटेड आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल,
कि 11वीं यानी देश की 23वीं रिफाइनरी पारादीप रिफाइनरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2016 को राष्ट्र को समर्पित किया। कुल 34,555 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह रिफाइनरी 3,345 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस रिफाइनरी की स्थापना के बाद देश में अब तक कुल 23 तेल शोधनशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। ईंधन उत्पादों के मानकों में सुधार, स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा की सुनिश्चितता और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए वर्ष 2000 में भारत हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जारी किया गया था। हाइड्रोकार्बन विजन 2025, इसके तहत 24 मई 2000 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कच्चे तेल के शोधन क्षमता वाली पारादीप रिफाइनरी की आधारशिला रखी थी। तब रखी थी 2000 में, आज जाके वो रिफाइनरी देश को समर्पित हो गई, पारादीप रिफाइनरी। कब? 2016 में, यानी 16 साल लगे लगभग बनने में। कितने? बड़ी थी भाई, 3,345 एकड़ कम होता है इतनी बड़ी भूमि पर क्या? अगला क्वेश्चन है, अगला इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में ऊर्जा गंगा नामक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना का उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पाइपलाइन द्वारा गैस पीएनजी तथा वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा संचालित यह परियोजना गैस कंपनी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018 तक इन परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर नामक स्थान को पश्चिम बंगाल के हल्दिया के साथ जोड़ते हुए 2050 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना के विकसित होने पर देश के 7 पूर्वी शहर वाराणसी, जमशेदपुर, पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और कटक सबसे अधिक लाभार्थी होंगे। सबसे अधिक। तो ये भी बड़ी चीज है भाई, प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाराणसी है, और हम तो कह रहे हैं कि यहाँ वाली उत्तराखंड से लड़ो। कहां से? तो क्या लाभ मिलते हैं जहां जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जहां से प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लड़ते हैं। ठीक है भाई, अगला है कच्चे तेल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम और द्वितीय स्थान है? राजस्थान और गुजरात का। अब तक देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहां मिला है? यनम, काकीनाडा तट, आंध्र प्रदेश में। यनम, काकीनाडा तट, आंध्र प्रदेश में। अब तटीय क्षेत्रों के खनिज तेल उत्पादन को किसके हिस्सों में शामिल किया जाता है? आंसर केंद्र सरकार के हिस्से। अब तटीय क्षेत्र के खनिज तेल को, और अगर जो ऑफशोर ऑनशोर होंगे वो राज्यों के। ठीक है। कोयला खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं, अंदर आग लग जाती है, पता है। ओएनजीसी के सहायक के रूप में हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड। 1989 में ओवीएल अर्थात ओएनजीसी विदेश लिमिटेड किस संस्था का नाम परिवर्तित करके रखा गया है? आंसर हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का। हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का नाम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ठीक है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल कितने देशों की तेल परियोजनाओं में शामिल है? 17 देशों की 38 परियोजनाओं में। भारत में सबसे बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम कौन सा है? ओवीएल है। कौन सा है? सबसे बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम कौन है? ओवीएल। एक बार क्वेश्चन बना था बहुत पहले, दरअसल क्या है कि रूस का एक आइलैंड है, इसका नाम है क्या? सखालिन आइलैंड। यहां पर भी ओवीएल ओएनजीसी काम करती है। सखालिन आइलैंड रूस के राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो, बल्कि वहां पर संसार की सबसे लंबी स्ट्रेट भी है रूस और सखालिन के बीच में, तारतार स्ट्रेट। कौन सी? सबसे लंबी जल संधि जो है विश्व की, वो तारतार जल संधि है, रूस और सखालिन के बीच में है। सखालिन इज अ पार्ट ऑफ रशिया। मछली के आकार का एक आइलैंड है, दिख रहा है? ये है, ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है मेरा, गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड
की स्थापना कब की गई थी? तो भैया 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी उसी साल, हत्या बोलेंगे, डेथ नहीं बोलेंगे, हत्या हुई थी उसी साल गेल की भी स्थापना हुई थी। गेल, भेल, सेल, ये पता है ना, महारत्न कंपनियां हैं ये। क्या हैं? महारत्न कंपनियां हैं। 5,000 करोड़ रुपए तक का जो कोई प्रोजेक्ट चलाना है उसके लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती इनको। गेल, भेल, सेल, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश, कोई चीज करनी हो तो पूछना नहीं है, अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अगला, देश की प्रथम पाइपलाइन कौन सी है? तो नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी। नाहरकटिया, नूनमती। अब बरौनी जो बिहार में हो गया, नाहरकटिया, नूनमती है उधर असोम से होते हुए आती है ये पाइपलाइन। कहां से? अरे डिगबोई हो गया और माकूम क्षेत्र हो गया, वहां का तेल कहां जाएगा रिफाइन होने के लिए? देश की प्रथम तेल शोधनशाला कौन सी थी? आंसर डिगबोई शोधनशाला, 1901। बहुत कम रिफाइन हो पाता था यहाँ पर, छोटी शोधनशाला थी। 1994 में ओएनजीसी का नाम क्या रखा गया? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं भंडार किस क्षेत्र के अनुमानित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में। कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में भारत का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन और भंडारण का अनुमान लगाया गया है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक एवं खनिज निर्यातक कंपनी कौन सी है? तो मिनरल्स एंड मेटल्स कॉर्पोरेशन, MMTC बोलते हैं इसको, मिनरल्स एंड मेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MMTC। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक और खनिज निर्यातक कंपनी MMTC। प्राकृतिक गैस उत्पादन का सर्वाधिक उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? उर्वरक में होता है भाई 37.86% और ऊर्जा में होता है 34%। उर्वरक जो कारखाने हैं वहां पर गैस चाहिए होती है। संपूर्ण भारत में मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार कच्चा तेल का भंडार कितना है? तो 603.36 मिलियन टन। कितना? 603.36 मिलियन टन। और भी होगा, अभी खोज करनी पड़ेगी। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में 1 अप्रैल 2020 तक प्राकृतिक गैस का भंडार है 1371.89 मिलियन क्यूबिक मीटर। बहुत है, अभी करते रहोगे तो कई 100 सालों तक आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1371.89 मिलियन क्यूबिक मीटर, उससे कुछ नहीं है। 1371.89 मिलियन क्यूबिक मीटर कम समझ रहे हो आप? पृथ्वी को 3 बार जला सकते हैं इससे। बिलियन, सॉरी बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं भाई मेरे ख्याल से। बिलियन में 9 जीरो होते हैं, मिलियन में होते हैं 6 जीरो। हाँ बिलियन। वही गरीब लोग हैं ना, हम क्या करें, बिलियन और मिलियन में पता ही नहीं कितने जीरो। कितने होते हैं बिलियन में? 9 जीरो होते हैं। मिलियन में कितने होते हैं? मतलब कल को अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, 2 वरदान, मतलब ऐसा पूछा कि क्या बनना चाहते हो, बिलेनियर या मिलेनियर, तब तो अगर पता ही नहीं होगा तो क्या बनोगे आप? बिलेनियर बनना है। क्या बनना है? अरे फिलहाल तो पेपर निकालना है। बिलेनियर मिलेनियर उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। बिलेनियर मिलेनियर, ये मत सोचना कि धन से खुशी होती है। सबसे प्रसन्न लोग आप हो अभी। दुख किस चीज का? खाली कि पेपर निकालना है, पढ़ाई करनी पड़ रही, लेकिन प्रसन्न लोग हो, कोई टेंशन नहीं। एक ही टेंशन है कि पेपर है जी, यही तो है। समस्याएं तब होती हैं जब बड़ी कंपनीज होती हैं और घाटे होते हैं जब, तो वहां घाटा 100 रुपए 200 रुपए का नहीं होता, कई हजार करोड़ का घाटा होता है। चलो जी, तो जितना बड़ा घाटा उतना बड़ा शौक, नहीं लगता भाई? 10 रुपए खो गए, चल 1 रुपया खो गया, ज्यादा दुख नहीं होगा। 10 रुपए खो गए थोड़ा ज्यादा होगा। 100 रुपए खो गए और बड़ा, 500 और 5,000 खो गए तो महीना बर्बाद, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल 2020 के अनुसार कुल राष्ट्रीय रिफाइनिंग क्षमता कितना है हमारा? तो हमारा है 249.86 MMTPA। MMTPA मतलब मिलियन मीट्रिक टन पर एनम।
मिलियन मीट्रिक टन, तो 249.86 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हमारी रिफाइनिंग क्षमता है अभी। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है भाई। और इसको क्या बढ़ाना, अब हमें ढूंढने पड़ेंगे ऊर्जा के अन्य स्रोत, है ना। लिथियम बैटरी जैसे ढूंढ लिया आपने, वैसे और चीजें भी ढूंढनी पड़ेंगी अब। सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? अपतटीय क्षेत्र में 49.74%, ऑफशोर 49.74%। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? निजी क्षेत्र की रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, जामनगर, मोती खावड़ी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात। एसईजेड गुजरात, जामनगर। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो बीपीसीएल कोच्चि। सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब गवर्नमेंट की, सरकारी जो है, कोच्चि शोधनशाला सबसे बड़ी है, और प्राइवेट में रिलायंस वालों की, मोती खावड़ी गुजरात, जामनगर। किस संस्था ने समुद्र के भीतर तेल बिखेरने पर उसे मिनटों में चट कर जाने वाले बैक्टीरिया का विकास किया है? द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी। तरल सोना, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं तरल सोना। किसको कहते हैं भाई? एलपीजी गैस की विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। कहां रह गया कांडला गुजरात में, कहां रह गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, है यूपी में, बाबा की भूमि, बुलडोजर बाबा अजय सिंह बिष्ट जी जो है, यानी योगी आदित्यनाथ की जो, जहां पर क्या है, मठ है, मठाधीश है ना वहां के, गुरु गोरखनाथ के शिष्य, मतलब गुरु गोरखनाथ की परंपरा से हैं वो। पता है कौन गांव से हैं उत्तराखंड के? अरे यार उत्तराखंड के लोगों, अगर याद गांव या पंचूर, यमकेश्वर ब्लॉक, कौन गांव से हैं? कई बार बता दिया फिर भी मानते नहीं। हाँ जी, क्लैथरेट क्या है? क्लैथरेट समुद्र की तलहटी में 2 से 2.5 किलोमीटर की गहराई में गैस हाइड्रेट अर्थात बर्फ में फंसी मीथेन गैस को कहा जाता है क्लैथरेट। मीथेन गैस फंसी हुई है नीचे समुद्र की तलहटी में, खरबों खरबों टन, क्या खरबों 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 में होगी मीथेन। आने वाले समय में हो सकता है मीथेन का यूज किया जाए। इसके दोहन के लिए रूस के सहयोग से चेन्नई में गैस हाइड्रेटेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। अगला, घरेलू तेल एवं गैस की नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति नेल्प कब अपनाई गई थी? 1999 में। मार्च 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेल्प का नाम रख दिया हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दिया है। क्या कर दिया है? तो ये इस प्रकार से भाई डेटा है, इस डेटा को आपने पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको एक पेपर दे रहा हूं, उसमें लगभग कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है भाई? मोर देन 185 क्वेश्चन है। इसको आपने करना है इसके बाद। ठीक है, बंद कीजिए।